हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में MPS 004 का सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का नाम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। सो गाइज, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जैसा कि हर एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो आप सभी को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये कुछ 9 से 10 क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो सेकेंड शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको उन पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य में गांधीवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण कीजिए। अब ये आधुनिक राज्य का मतलब क्या है? जैसे आज मॉडर्न स्टेट्स डेवलप हो गए। मॉडर्न स्टेट्स डेवलप होने का मतलब ये है कि ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उसमें गांधीवादी परिप्रेक्ष्य यानी गांधीवादी जो ये विचारधारा है वैसे ज़्यादा देशों में तो नहीं, पर भारत जैसे देशों में या वो देश जहाँ पर विकासशील देश है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, वहाँ पर यह विचारधारा थोड़ी सी पॉपुलर है। और जहाँ पर अमीरी और गरीबी का अंतर है वहाँ पर आप लोगों को इस राज्य का विश्लेषण करते हुए 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। 3 पॉइंट्स का ज़रूर आप लोगों को जिक्र करना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये लिखना है कि गांधी जी चाहते थे सत्ता का जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण हो, यानी सत्ता कुछ एक लोगों के हाथों में ही संगठित होकर ना रह जाए। दूसरी चीज़, वो चाहते थे कि देश में बड़े पैमाने के, जहाँ पर भी आधुनिक राज्य स्थापित हो वहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग ना रहे, ताकि वस्तुओं के प्रति जो एक क्रमशील व्यक्ति का लगाव होता है वो लगाव बना रहे। और दूसरी चीज़ क्या है कि उत्पादन के कार्यों में ज़्यादातर लोग अपनी भागीदारी को निभा सकें, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो ये आधुनिक राज्यों में बेरोजगारी का कारण बनती है। इसके बाद में ये चाहते थे ग्राम गणराज्य का संघ, यानी ग्राम गणराज्य का संघ का मतलब यह है गांधी जी अपने आधुनिक राज्यों में राजधानियों को या फिर नगरों को वो विकसित नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा समृद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र का, जिस भी गांव का अगर हम देखें, शहर तो व्यापार के कारण, राजधानियों के कारण, शिक्षा के कारण या व्यापार के कारण, किसी भी कारणों की वजह से शहर तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन गांव जो है उसको टाइम लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई ग्रामों को, गांव को हमें समृद्ध बनाना चाहिए। 3 पॉइंट्स इनके आप लोगों को ज़रूर लिखना, बाकी जो भी आपने अपनी तरफ से अपने आंसर प्रिपेयर किए हैं वो तो करना ही करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी अब तक आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही है, अब तक मेरे पास जो भी व्यूज़ आ रहे हैं उसके मैं बता दूं, अब तक 4000 से अधिक लोगों ने उसको देख लिया है और आप सबका बहुत प्रेम मिल रहा है। आप सबों की जो भी क्वेरी, चाहे हमारे इंस्टाग्राम पे आ रही है, चाहे व्हाट्सएप पे आ रही है, अगर आप लोगों को भी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं वैसे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो नागरिक समाज पर ग्रामसी के विचार। तो नागरिक समाज पे या तो आपसे मार्क्सवादी विचार पूछा जा रहा है या ग्रामसी का विचार पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने इसके बारे में, मार्क्सवादी विचार के बारे में अलग से लिखा है, लेकिन मार्क्सवादी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ग्रामसी के बारे में बता दूं। तो ग्रामसी आप सभी को पता होना चाहिए कि ये भी एक मार्क्सवादी ही विचारक थे और इन्होंने भी नागरिक समाज के बारे में ये बताया था कि अगर हम देखें नागरिक समाज, इन्होंने कहा कि समाज के ऐसे समृद्धशील या जो ताकतवर लोग हैं जिनका समाज पे प्रभाव रहता है, वो सभी लोग अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नागरिक समाज बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनता की मांगों को उनके सामने रखता है, जनता का कभी भी संघर्ष नहीं होने देता। हमेशा मार्क्सवादी जो सिद्धांत शास्त्री होते हैं वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, अमीर वर्ग जो है हमेशा गरीब वर्ग का शोषण करता है और गरीब वर्ग को संगठित होना पड़ेगा, मजदूर वर्ग को संगठित होना पड़ेगा अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो ग्रामसी भी कहते हैं कि जो अमीर ताकतवर लोग हैं उन सभी ने ही नागरिक समाज बनाया है, ताकि जो मजदूर क्लास है वो इसका अपोज ही ना कर सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है
आप लोगों के लिए संघवाद के बारे में। संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसको भी आप लोगों को करके जाना है। इस क्वेश्चन के आने की भी आप लोगों के लिए पूरी संभावना है। इसकी आपको लक्षणों को बताना है, लक्षण विशेषता एक ही बात होती है, संघवादी लक्षणों के बारे में बताना है। जहाँ पर संघवाद का मतलब ही होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से अधिक इस तरह की शासन व्यवस्था। वैसे इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो पहले से ही ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप संघवाद एसओएल सॉल्यूशन करके सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि कई सारी वीडियो संघवाद के ऊपर हमारी अपलोड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत लिखा हुआ जाए या सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत लिखा हुआ जाए। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप लोगों को करके जाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी, मैक्स वेबर की जो नौकरशाही की संकल्पना है, इसको आप लोग जरूर करके जाएं। मैक्स वेबर की क्या कल्पना थी? आपको आपके पेपर में नौकरशाही ना लिखकर ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, या फिर प्राधिकार प्रणाली भी लिखा हुआ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर जी ने क्या किया था, ब्यूरोक्रेसी पे अपने विचार दिए थे, जिसके लिए इन्होंने 3 प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के उत्पत्ति को बताया था, वर्गीकृत किया था, या फिर हम कह सकें अपने ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला आपका परंपरागत प्राधिकार, दूसरा आपका करिश्माई या फिर अप्राकृतिक प्राधिकार, और तीसरा होता है आपका तार्किक प्राधिकार। इसमें इन्होंने परंपरागत में रक्त संबंधित या फिर आप सभी को पता है एक वंश संबंधित ऐसे शासन व्यवस्था की बात करी है, और जिसमें जो भी शासक होते हैं वो अपने आप को दैविक राजा के सिद्धांत के अनुरूप बताने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप लोगों के आते हैं अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, तो नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग करके जाएंगे। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर मैक्स वेबर की जो मॉडल है उसकी विशेषता भी बताई गई है, तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लेना, तो आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। बुक में पेज नंबर 72-73 पे पूरा क्वेश्चन दिया गया है मैक्स वेबर के बारे में, जो पार्ट 2 है आप लोगों की, उस बुक को एक बार आप चेकआउट करना, और सबसे ईजिएस्ट वे में आप सभी को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 यूनिट में बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में जिक्र हो रहा है। सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पता ही नहीं। आपके पेपर में बहुराष्ट्रीय निगम ना लिखकर वो पाराष्ट्रीय निगम भी लिख सकता है, और आप लोगों को पाराष्ट्रीय निगम अच्छे से जानना है तो आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कीजिए, पाराष्ट्रीय निगम बाय एसओएल सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा। और पाराष्ट्रीय निगम आखिर होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये वो कंपनियाँ होती है जो अपना कार्य का संचालन एक हेड ऑफिस के थ्रू, एक हेड ऑफिस किसी एक देश में होता है और बाकी दूसरे देशों में ये अपने ब्रांचेस यानी कार्यालय के थ्रू ये अपने बिजनेस को रन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉफिट को गेन करना चाहते हैं। इसीलिए बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, आप लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो क्या करते हैं, वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक प्रॉफिट को गेन करने के लिए एक किसी देश में इनका हेड ऑफिस होता है, बाकी जगह ब्रांच के थ्रू ये अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। और ये देशों की, ये राज्यों की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है, इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी दोनों पूछे गए हैं। मैक्स वेबर का जो आलोचनात्मक या सिंपल सिद्धांत है, ये भी आपसे लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में पूछा जाता है, तो आप इसको करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय, देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से कैसे पूछा गया है। यहाँ पर राज्य की संप्रभुता कैसे प्रभावित करता है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई बहुराष्ट्रीय निगम अल्प विकास या स्थायी बना रहता है, ये अल्प विकास को बनाए रखती है स्थायी रूप से, इसको स्पष्ट करें। तो नाउ यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुराष्ट्रीय निगम किस तरीके से अल्प विकास मतलब कम विकास करती है, बल्कि अपना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है, देश का विकास कम करती है। देश में हमारे देश विदेशी कंपनियों को आने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि उस कंपनी के थ्रू हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार आ सके, यानी एफडीआई जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश में आ सके। परंतु अगर हम देखें, जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में बिजनेस को रन करती है, तो जो भी पैसा हमारे देश से ये अर्न करती है, कमाती है, उसे वो अपने देश ले जाती है। और अपने देश ले जाने का इसका लाभ ये इसको मिलता है कि भाई उनकी जो कंपनी है वो प्लस में रहती है हमेशा। इसके अलावा हमारी सरकार जो है कई मामलों में
पंगु दिखाई देती है। जैसे ये रोजगार रखने के मामले में अगर हम देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, कभी भी अपने किसी एम्प्लॉयर को निकाल देती है, कभी भी किसी को हायर कर लेती है, और उसकी वजह से आप कहीं केस नहीं कर सकते कहीं पर, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियां होती है। तो प्राइवेट कंपनियां जो है वो अगर आ रही है आज के समय में, तो वो बहुत सारे जो देसी उद्योग थे हमारे वो खत्म होते जा रहे हैं। सरकार के जो डिसीजन प्रणाली है सरकार की वो कमज़ोर होते जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी रहा है। इस तरीके से इसने देश की जो संप्रभुता है उसको डैमेज किया है। इसके अलावा आप लोग भूमंडलीकरण आपने पढ़ा है, राजनीतिक आयाम जो है उसके कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझ में आते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को कॉन्शियसनेलिज्म क्या है इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके बारे में तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत भी बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हुई है, दूसरी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार भी आपको बताया गया है, और तीसरा सामाजिक अनुबंध। ये तीनों के तीनों आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MPS 4 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप लोगों को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि भाई राज्य की उत्पत्ति किन किन सिद्धांतों की अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं, और उनके हिसाब से इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दलीय व्यवस्था और दो दलीय व्यवस्था जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आप सब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन संविधानवाद पे भी बन रहा है, और अब की बार भी उम्मीद है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आपसे संविधानवाद के से ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधानवाद क्या है। इसके अलावा संविधानवाद की कुछ आपसे नमूने आपसे पूछ लेता है। नमूने कैसे नमूने हैं ये नमूने आपसे पूछे जाएगा, संविधान के नमूने, अमेरिका का कैसा संविधान का नमूना है या मॉडल, या फिर आपसे ब्रिटेन के संविधान का मॉडल पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि भाई संविधान निर्माण की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी अमेरिका की, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा संविधानवाद के निर्माण और नागरिक समाज में ही इसका क्या संबंध है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा निर्जातीयता पर भी क्वेश्चन बन रहा है कि निर्जातीयता क्या है, उसके लक्षणों के बारे में। तो निर्जातीय वाला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार आप देख लेंगे। बहुसंख्यकवाद क्या है उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा अब आप जरा आपने जो भी अपनी तैयारी करी है आप अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे। आप लोगों को कोई भी कुछ और मेरी तरफ से ये क्वेश्चन पक्का करके जाइए। आपके पक्का एग्जाम में 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना होगी। जो मैंने आप लोगों को लगभग बताया गया, संविधानवाद से भी 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने। एक आपको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बारे में बता दिया, बहुलवाद के बारे में जो कि होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है। और बाकी जितने भी ऊपर बताएं एक बार इन क्वेश्चनों को पक्का रिव्यू कर लेना आप लोग, चाहे मॉर्निंग में कर लें या इवनिंग में कर लें। और बाकी आप सबका एग्जाम कैसे जाता है आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो वो क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हम पे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ सकते हैं, आते भी हैं, और आप लोग अगर उन्हें अपना क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे तो उनका एग्जाम थोड़ा सा बेटर जा सकता है। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ MPS 3 का पेपर जो आपका बच गया है वो भी अच्छा जाएगा, और उसके लिए भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होगी मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप उसमें थोड़ी ढिलाई मत बरतना, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी काफ़ी है आप लोगों के रिजल्ट ख़राब करने के लिए, और एक सब्जेक्ट भी काफ़ी आपकी परसेंटेज को अच्छा बनाने के लिए। ये प्लस पॉइंट है कि हमें इसमें अगर थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टियाँ मिल गई है तो हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।